हेलो दोस्तों, मैं किफ़न। आज हम पढ़ने वाले हैं 15 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मात्र कवचम अभियान शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य सरकार के द्वारा। इस अभियान के तहत राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए यह मात्र कवचम अभियान शुरू किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। इसके तहत राज्य की सभी आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को वार्ड बाय वार्ड उनका पंजीकरण करेंगी और इस अभियान के तहत उनको कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराएंगे। अब यह केरल के द्वारा शुरू किया गया है। तो केरल के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया के मैप में देखें तो केरल कहाँ पास लोकेटेड है? तो यहाँ पास पड़ता है दोस्तों केरल, और केरल की जो उत्तरी सीमा लगती है वो कर्नाटक के साथ लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वह तमिलनाडु के साथ लगती है। इसकी दक्षिणी सीमा भी तमिलनाडु के साथ लगती है, और इसकी पश्चिमी सीमा लगती है अरेबियन सी या अरब सागर के साथ लगती है। अगला बात करें, केरल का जो DLR नंबर है वह है 14-20-09। मतलब केरल में डिस्ट्रिक्ट जो हैं 14 हैं, यहाँ जो लोकसभा सीटें हैं 20 हैं, और राज्यसभा जो सीटें हैं वो 9 हैं। अगला बात करें, केरल में जो विधानमंडल है वो एक सदनी है। मतलब केवल यहाँ विधानसभा है, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 140 हैं। केरल का जो उपनाम है उसे मसालों का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है केरल को। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, केरल के जो मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए थे वो कौन बनाए गए हैं? पिनरई विजयन दूसरे कार्यकाल के लिए। और ये किस पार्टी से हैं? CPM पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी से हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ की जो राजधानी है केरल की वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट बात करें केरल के बारे में, तो केरल भारत का पहला डिजिटल राज्य है जिसे 2016 में भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया था। भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल ही है। 96.25% यहाँ का लिटरेसी रेट है। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वह भी केरल है। यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। नेक्स्ट बात करें, भारत का FDG इंडेक्स में टॉप राज्य कौन सा है? तो इसमें भी क्या है? केरल ही है। भारत का सबसे डिजिटल राज्य कौन सा है? तो ये केरल ही है। नेक्स्ट बात करें केरल के ही बारे में, तो केरल में ही है पेरियार नदी, जिसे केरल की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो टोटल लंबाई है 244 किलोमीटर है, और इसी में मुल्ला पेरियार डैम और इडुक्की डैम बनाया गया है। यहाँ नेयार नदी पर नेयार बांध भी है, और यही है एक पंबा नदी। पंबा नदी के तट पर ही सबरीमाला मंदिर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। अगला बात करें केरल के बारे में, तो केरल में ही है एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क, मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क, पंपादम फोला नेशनल पार्क, अनाई मुदी फोला नेशनल पार्क, और जो लास्ट है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड हैं? केरल में हैं। नेक्स्ट बात करें कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अनाईमुदी, ये इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 2695 मीटर है, और यह दक्षिण भारत की एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यह कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित है। केरल का जो सबसे बड़ा उत्सव है वो कौन सा है? ओणम। ओणम उत्सव है, और केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया कथकली, ये केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। यदि कथक पूछा जाए तो यह उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट बात करें मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट बात करें केरल में ही 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।
पहला जो है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा जो है कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और तीसरा जो है वो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और फोर्थ नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा बेस्ट पर्यावरण का अवार्ड भी दिया जा चुका है, इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया जा चुका है, और यह दुनिया का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित किया गया था। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में इसे रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है सेवा क्षेत्र के लिए, और कोचीन हवाई अड्डा को बाढ़ से बचाने के लिए इसके द्वारा ऑपरेशन प्रवाह हाल ही में शुरू किया गया है। ऑपरेशन प्रवाह याद रखिएगा दोस्तों, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बाढ़ से बचाने के लिए यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करें केरल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया है। अलपुजा केरल में ही भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट जो है केरल के सीएम हाल ही में एक नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की है केरल में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर केरल के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क किस राज्य में स्थापित करेगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात के कच्छ के रण में एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क की स्थापना करेगी। नेक्स्ट बात करें, इसका जो लक्ष्य है कि 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना, और यह हरित हाइड्रोजन भी यहाँ से उत्पन्न करेगी एनटीपीसी। अब यह एनटीपीसी द्वारा स्थापित की जाएगी, तो एनटीपीसी के बारे में देख लेते हैं। एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? गुरुदीप सिंह हैं, और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और यह महारत्न कंपनी में आती है। नेक्स्ट बात करें, यह गुजरात में स्थापित किया जाएगा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया के मैप में देखें तो गुजरात कहाँ पास स्थित है? तो इंडिया के मैप में गुजरात, ये गुजरात का मैप है, तो गुजरात यहाँ पास स्थित है, और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है, इसकी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, इसकी दक्षिणी सीमा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नागर हवेली के साथ लगती है, और इसकी पश्चिमी सीमा अरब सागर के साथ लगती है। नेक्स्ट बात करें, गुजरात का जो DLR नंबर होता है वो 33-26-11, मतलब 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा सीटें जो यहाँ है 26 हैं, और 11 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 182 हैं, और यहाँ के जो सीएम हैं वो विजय रूपानी है भाजपा से, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, और यहाँ की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। और गांधीनगर किसकी चुनाव क्षेत्र है? तो यह हमारे होम मिनिस्टर जो है, सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का चुनाव क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करें कि अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, और अहमदाबाद में ही भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट बात करें, अहमदाबाद में ही एक है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, फिर नाम हुआ इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, लेकिन अब इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है। और हाल ही में एक फैक्ट याद रखिएगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम बनाया जाएगा वो कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा, 75,000 दर्शकों की क्षमता वाला। नेक्स्ट बात करें, अहमदाबाद में ही बनाया गया है 75वीं आज़ादी
अमृत महोत्सव, भारत के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी अमृत महोत्सव कहाँ बनाया गया है? यह अहमदाबाद में ही बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें, सूरत में भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है और गुजरात में ही है एक केवड़िया को भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, ये याद रखिएगा। गुजरात में ही है एक गिर वन नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और एक है ब्लैक बक नेशनल पार्क, और थर्ड नंबर का जो है वह है बमफदा नेशनल पार्क। और कौन सा है? एक है मरीन नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। एक याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ फॉर के बारे में बात हो रही है, तो भारत का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है वह तेलंगाना में लगाया जा रहा है। कितने मेगावाट का? 100 मेगावाट का। और भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया है, 750 मेगावाट की क्षमता वाला, जिसका उद्घाटन 2020 में हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये 2023 में शुरू हो जाएगा बिजली उत्पादन करने के लिए। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में ही बनाया जा रहा है। कहाँ? खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर डैम में बनाया जा रहा है। और किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। कितने मेगावाट उत्पादन क्षमता? 650 मेगावाट। कितनी लागत से बनाया जा रहा है? तो 3000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह क्रिकेट से संबंधित है। यशपाल शर्मा जब 1983 में भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता बना था, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने इस वर्ल्ड कप में 240 रन टोटल बनाए थे और जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे यशपाल शर्मा, और यह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 1983 के वर्ल्ड कप के बारे में, तो भारत विजेता था किसको हरा करके? वेस्ट इंडीज को हरा करके विजेता बना था। और उस समय कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव थे उस समय के कैप्टन भारत के। नेक्स्ट बात करें, दूसरी बार भारत कब वर्ल्ड कप जीता था? तो 2011 में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था भारत, किसको हरा करके? श्रीलंका को हरा करके। और उस समय कैप्टन कौन थे? MS धोनी थे। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज और चुना गया था, वो किसको चुना गया था? युवराज सिंह को चुना गया था। नेक्स्ट बात करें कि पिछला वाला जो वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, वो कहाँ हुआ है? ये हुआ है 2019 में, इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया है। और इसमें विजेता कौन थी? इसमें जो विजेता थी वो इंग्लैंड ही थी, किसको हरा करके? न्यूजीलैंड को हरा करके विजेता बनी थी। नेक्स्ट बात करें कि इसमें जो मोस्ट रन था वो किसका था? वो रोहित शर्मा जी का ही था, 648 रन। और मोस्ट विकेट किसका था? तो मोस्ट विकेट मिचेल स्टार्क का था। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था वो केन विलियमसन को चुना गया था। ये कहाँ पे के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। और यह किस नंबर का वर्ल्ड कप था? क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 12th नंबर का था। अगला बात करें कि जो 13th नंबर का क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा वह इंडिया में ही आयोजित किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यह कब आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट जो है 14th नंबर का वर्ल्ड क्रिकेट कप जो आयोजित किया जाएगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। कब? 2027 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को स्थगित कर दिया गया है, यह कहाँ आयोजित किया जाना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जाना था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का संस्करण नवंबर और दिसंबर 2021 के मध्य। अब यह स्थगित करके 2022 तक
टाल दिया गया है। अब इसका आयोजन 2022 फरवरी में किया जाएगा और इन्होंने कहा है हरियाणा सरकार ने कि ब्रिक्स गेम जो होंगे 2021 के वो इसी के साथ आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में, तो एक तो याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम और दूसरा याद रखिएगा खेलो इंडिया विंटर गेम और एक याद रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये 3 तरह के आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। और खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पहला संस्करण हुआ था वो 2018 में, और यह कहाँ आयोजित किया गया था? पहली बार दिल्ली में, और पहली बार विजेता कौन थी? हरियाणा थी विजेता। और 2019 का कहाँ किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन? दूसरा संस्करण यह पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। और थर्ड नंबर का 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। और इसमें जो विजेता थी वो कौन थी? महाराष्ट्र थी। 258 मेडल जीते थे टोटल। और इसका शुभंकर क्या था 2020 में जो हुआ था गुवाहाटी असम में खेलो इंडिया यूथ गेम? तो जया और विजय था। अगला बात करें जो नेक्स्ट होना था 2021 में और 2021 को टाल करके कहाँ कर दिया गया है 2022 में। ये 4th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम था। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है? धाकड़ इसका शुभंकर है। नेक्स्ट बात करें कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? 2020 में किया गया था। और ये पहली बार कहां आयोजित किया गया था? तो लेह और गुलमर्ग, लद्दाख के लेह और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। पहली विजेता टीम कौन थी? तो जम्मू कश्मीर थी फरबीफिफ को हराकर। नेक्स्ट जो दूसरा संस्करण हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजित हुआ तो ये हुआ था कहां? ये भी लेह और गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। और इसमें जो विजेता टीम थी जम्मू कश्मीर भी थी दूसरी बार कर्नाटक को हरा करके। नेक्स्ट बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन किया गया था फर्स्ट टाइम 2020 में ही कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता थी। लेकिन 2021 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाना है वो 2021 में कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई बैंक ने। यहाँ पर आरबीआई कर लीजिएगा दोस्तों। आरबीआई बैंक ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी खुदरा निवेशक हैं उनको सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटी में प्रत्यक्ष निवेश के लिए सहायता सेवा प्रदान करने के लिए यह आरबीआई द्वारा रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की गई है आरबीआई के द्वारा। अब यह आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और हिल्टन यंग के कमीशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। और एकमात्र ऐसे गवर्नर जो कि प्रधानमंत्री भी बने थे वो 15 नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे मनमोहन सिंह। और ये 13 नंबर के प्रधानमंत्री भी बने थे भारत के। अगला बात करें कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो 25 नंबर के शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। नेक्स्ट बात करें आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? तो ये कलकत्ता में था इसका पहला हेडक्वार्टर। और वर्तमान में कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है इसका हेडक्वार्टर। तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? तो एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन जिनका हाल ही में कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, और एक है टीबी रविशंकर, और एक जो है वो है माइकल देव पत्रा। ये आरबीआई के 4 क्या हैं? डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ऑप्शन पे है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाल ही में इन्होंने 1 जुलाई चिकित्सक दिवस के अवसर पर सलाम दिल से पहल शुरू की थी डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और हाल ही में इन्होंने एक क्या पहल शुरू की थी? कौन सी? सैल्यूट डॉक्टर पहल आईसीआई बैंक के द्वारा। इसके तहत डॉक्टरों को
10 करोड़ तक का क्या दिया जाएगा, लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। और यह भी 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई थी। डीबीएफ बैंक दोस्तों, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक घोषित किया गया था हाल ही में। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है, हाल ही में क्यूआर कोड हेतु भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। क्यूआर क्विक रिस्पॉन्स कोड हेतु यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बन गया है भूटान। अगला बात करें, इससे पहले जो बना था वो कौन बना था? सिंगापुर बना था। लेकिन यह यूपीआई जो भीम ऐप है वो केवल वाणिज्यिक व्यापारिक मामलों के लिए इसकी स्वीकृति दी गई थी, और व्यापारिक मामलों की स्वीकृति प्राप्त करने वाला सिंगापुर के बाद भूटान जो बना है वो दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट बात करें, रुपे कार्ड के साथ साथ भीम यूपीआई भीम ऐप को लागू करने वाला जो पहला देश है वो कौन है? भूटान है। भीम यूपीआई से पहला जो पेमेंट भेजा गया देश में, और पहला जो भीम यूपीआई से पहला पेमेंट प्राप्त करने वाला देश बना है वो भी भूटान बना है। अब बात करें भूटान के बारे में, तो भूटान की लोकेशन देखें तो इंडिया के मैप में कुछ ऐसे यहाँ पास भूटान लोकेटेड है। तो यहाँ पास तो नेपाल हो जाएगा दोस्तों, नेपाल, और यहाँ पास स्थित है भूटान। भूटान यहाँ पास होता है उत्तराखंड, और ठीक यहाँ पास होता है यूपी, और यहाँ पास है बिहार, और यहाँ पे सीमा आती है वेस्ट बंगाल की, यहाँ सिक्किम होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो कि नेपाल और भूटान के बीच सीमा बनाता है? तो वो कौन सा है? सिक्किम है। नेक्स्ट बात करें, भूटान यहाँ पास लोकेटेड है, तो भूटान के जो राजधानी है वो क्या है? थिम्पू है यहाँ की राजधानी, और यहाँ करेंसी क्या चलती है? निगुल्त्रम चलती है। और लोत्से शेरिंग जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तीरंदाजी है। तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। किसको हरा करके? ब्राजील को हरा करके। नेक्स्ट बात करें, अर्जेंटीना के जो एक खिलाड़ी हैं, कौन? लियोनल मेसी। लियोनल मेसी को ही अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जो कोपा हुआ है इसके गोल्डन बूट पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसको? लियोनल मेसी को। और गोल्डन बूट अवार्ड क्या होता है? सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला बात करें कि गोल्डन बॉल अवार्ड के लिए भी चुना गया है। किनको? लियोनल मेसी को ही चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में दोस्तों एक यूरो कप 2020 का आयोजन किया गया था। यूरोप के 11 देश जो थे इसके होस्ट कंट्री थे। तो इसमें कौन सी टीम विजेता थी? तो इटली विजेता थी। किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके बनी थी। और इसमें जो गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में NF फ्री निवासन, यहाँ पर फ्री कर लीजिएगा, फ्री निवासन मूर्ति किस देश के भारत में पहले मानद महावाणिज्यिक दूत बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम के पहले जो मानद वाणिज्यिक दूत बने हैं वो NF श्रीनिवासन मूर्ति बने हैं। अब यहाँ पास आया है मानद महावाणिज्यिक दूत। एक तो होता है दूत जो कि उसी देश के दूसरे देश में नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन मानद महावाणिज्यिक दूत क्या होता है दोस्तों? इसमें मान लो ये वियतनाम है और ये अपना देश भारत है। अब वियतनाम के कुछ नागरिक भारत में रह रहे हैं, वियतनाम के कुछ नागरिक। अब वियतनाम कहता है कि भारत में मैं अपने नागरिकों को देखभाल के लिए कुछ स्पेशल व्यक्ति को नियुक्त कर देता हूं, जिसको क्या बोलते हैं? मानद महावाणिज्य। लेकिन वियतनाम यह कहता है कि मैं अपने यहाँ का नागरिक नियुक्त न करके भारत में देखभाल के लिए भारत का व्यक्ति ही नियुक्त कर देता हूं। तो जब भारत के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति की, दूसरे देश के नागरिकों की देखभाल के लिए उसी देश में, तो वो क्या कहलाता है? मानद महावाणिज्यिक दूत कहलाता है। होप आपको समझ में आया होगा। तो वियतनाम द्वारा नियुक्त किया गया है। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है और यहाँ करेंसी जो चलती है डोंग चलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के एकमात्र ओलंपिक घुड़सवार इम्तियाज अनीफ के द्वारा यह राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक लिखी गई है। इसमें इम्तियाज अनीफ ने अपने ओलंपिक तक पहुंचने के लिए पूरे सफर का वर्णन किया है और एक तरफ से देखा जाए तो इनका यह संस्मरण है और इसमें इन्होंने अपने वास्तविकता जीवन के बारे में पूरी तरह से चित्रण किया है। इम्तियाज अनीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लीजिएगा कि यह भारत के एकमात्र क्या है, ओलंपिक घुड़सवार हैं इम्तियाज अनीफ। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।